नमस्कार, कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन था। इसके साथ ही बजट सत्र के पहले चरण का समापन हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही 10 मार्च 2025 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन दिन भर में अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का पहला चरण पूरा। दोनों सदनों की कार्यवाही 10 मार्च 2025 तक स्थगित। लोकसभा में 112% रही उत्पादकता। वित्त मंत्री ने आयकर विधेयक 2025 किया पेश। सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया विधेयक। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश। विपक्ष ने विरोध करते हुए सदन से किया वॉकआउट। विपक्षी सदस्यों से के असहमति की नोट हटाने के आरोप को सरकार ने किया खारिज। केंद्रीय बजट 2025-26 में समावेशी विकास को सुरक्षित रखने का लक्ष्य। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की प्रगति को बढ़ाने पर विशेष जोर। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में आज विपक्ष के अवरोध के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी, लेकिन 2 बजे के बाद विधायी कामकाज निपटाए गए। लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े पत्र रखे गए। साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र सदन के पटल पर रखे गए। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने शोरगुल कर रहे सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह किया। अवरोध जारी रहा, तब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सदन के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा, जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यों ने कई बार मुझसे मिलकर कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं और आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते, मंत्रीगणों को जवाब नहीं देना देते। आप सरकार की प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है। ये सबसे संसद का महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की मर्यादाएं, परंपराओं को बना के रखें, अच्छी परंपराएं शुरू करें। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको बोलने की इजाज़त दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर किसी मुद्दे की इजाज़त नहीं दी जाती। ये परंपराएं और नियम है संसद के। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को आज रखा गया। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जैसे ही समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा, विपक्षी सदस्यों ने असहमति
टिप्पणियों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए शोरगुल शुरू कर दिया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो डिस्प्यूट है वह संसदीय कार्यप्रणाली के तहत जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष की असहमतियां रिपोर्ट के एनेक्चर में रखी गई हैं। विपक्षी सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और वे अवरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए। आइटम नंबर 24 जगदीबा पाल। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। आइटम नंबर 25 श्री जगदीबा पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समूह यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के साथियों को अभिलेख सभापति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. आप मोशन लाएं माननीय मंत्री जी, मोशन ले आएं। Sir, प्रश्न मैं पढ़ता हूं फिर इसका मोशन लाना हो। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पूरा। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। sir, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this एक motion. बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल को sir. इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके साथ ही बजट सत्र का पहला चरण आज पूरा हो गया। बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च 2025 से शुरू होगा। सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के पहले भाग के दौरान निचले सदन की उत्पादकता 112% रही। माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है। मुझे खुशी है कि सत्र के दौरान हमने अच्छे वातावरण में चर्चा की है। मुझे आपका पूरा सहयोग मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे और 23 मिनट की सार्थक चर्चा हुई है। इसमें 173 माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।
बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट तक चली, जिसमें 170 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आप सबके सहयोग से इस सत्र में हमारी प्रोडक्टिविटी लगभग 112% रही है। मुझे आशा है आगे भी आपका इसी तरीके से सहयोग मिलता रहेगा। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 मार्च को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बुलेटिन में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। बजट सत्र के पहले भाग के पूरा होने के साथ राज्यसभा की कार्यवाही 10 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सदन में जरूरी विधायी कामकाज निपटाए गए। आज राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाने से हुई। जिन मंत्रालयों के पत्र सभा पटल पर रखे गए उनमें संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पत्र शामिल थे। वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख भी एक प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव किया। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम निर्देशन का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने स्वीकार किया। राज्यसभा में भी आज वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट से सदस्यों के असहमति नोट हटाए गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सदन में पेश की गई रिपोर्टों में से असहमति नोट और सदस्यों की बातें नहीं हटाई गई हैं। कार्यवाही शुरू होने पर बीजेपी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने जैसे ही ये रिपोर्ट पेश की, विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से खड़े होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सभापति ने अवरोध के कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित भी की। स्थगन के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। सरकार की ओर से सफाई के बाद सभापति ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी सदस्य की किसी भी बात को रिपोर्ट से हटाया नहीं गया है और विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सर, सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। क्या कर रही हूँ? मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूँ, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, if in the opinion of the chairman the committee of minute of dissent contains word, phrases or expression which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent। ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है। जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट, ही में बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी है। आज जब एज पर द listed business, the JPC report on Waqf amendment bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it.
there is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. A responsible minister, Parliamentary Affairs Minister, has categorically referred in this House to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. We cannot allow this House to set afloat untruths. No. The minister is categorical, and I find there is an effort to make this House dysfunctional. My own Secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों के मत होंगे, अनेक मत होंगे, अनेक विचारधाराएं होंगी, और यह सदन उन विचारधाराओं का संगम बनेगा। यह सदन अंत में जो निर्णय करेगा वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से होगा, वाद विवाद के हिसाब से होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आप सबको इस बात का बोध है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अहमियत क्या है। अंत में वो सदन के समक्ष आती है और समय के ऊपर सदन में वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, और यदि अगर एक समानता नहीं आएगी तो एक विधिक प्रक्रिया के अनुसार उस पर निर्णय होगा। अब निर्णय वेल में आने से नहीं होगा, निर्णय स्लोगन शाउटिंग से नहीं होगा, निर्णय होगा आपके विचार की ताकत कि एक दूसरे को कितना परसुएड कर सकते हैं, और आखिर के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पद्धति है, जिस पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण होता है, उसी पद्धति से निर्णय होगा। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है, और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज़ का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज़ रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज़ का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए, और ये
तुष्टीकरण की राजनीति है. दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट. सम पीपल आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं. इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है. और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है. माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू. माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है. मैं साक्षी हूँ. मैं 9th लोकसभा का सदस्य था. सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया. उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ, और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए. उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया. वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है. लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी. सदन क्या निर्णय करता है, ये सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया. माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए. वही अधिकार, और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है. तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा. श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा कि देश में 48% लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत वित्तीय मदद दी जाती है. प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर खाद्य सहायता भी इसमें जोड़ दी जाए तो ये आंकड़ा 92% तक हो जाता है. लेकिन कोई गरीब व्यक्ति के यहाँ जब बीमारी आ जाती है तब उसके बहुत दिक्कत होती है, पैसा नहीं होता है. और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि देश में कोई भी गरीब परिवार के व्यक्ति बिना दवाई से, बिना ट्रीटमेंट से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए. उसमें से आयुष्मान भारत योजना निकली, वो हेल्थ सिक्योरिटी है. आज देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है. पिछले बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ 70 एबव से अधिक एज वाले सभी बुजुर्ग लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया गया. और इस चालू बजट में भी अनाउंसमेंट करा गया, जो गिग वर्कर्स है, छोटे लोग हैं, जो हर दिन एक एग्रीगेटर्स के अंडर में काम करता है, ये लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना में लाया जाएगा. तो कुल मिला के वो 65 करोड़ लोगों को एक टाइप की हेल्थ सिक्योरिटी भी हो जाएगी. उसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बुज़ुर्ग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, ये लोगों को के लिए भी उसको भी सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको भी पेंशन मिले, उसके लिए भी व्यवस्था है. और उनके लिए नेशनल विडो पेंशन स्कीम चल रही है और नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम चल रही है. कुल मिला के आज मुझे उपसभापति जी बताते हुए खुशी हो रही है, केवल एक दशक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 18% लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी गई थी जो पेंशनेबल हो. आज मोदी गवर्नमेंट ने 48% लोगों को, जिसको कोई न कोई कैश के रूप में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसका प्रावधान करा गया है.
पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी दी कि देश में भूकंप के प्रभाव से निपटने की तैयारी दुनिया में सबसे बेहतर है। Almost 59% to 60% is earthquake prone, और इसलिए गत कुछ वर्षों में बिल्डिंग कोड कंप्लायंस के दस्तावेज तैयार किए गए कि इन क्षेत्रों में अगर निर्माण कार्य होना है, इमारतों का कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसके लिए क्या मापदंड रहेंगे, क्या उसके लिए प्रिकॉशंस भी रहेंगी और किस तरह के व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी प्रकार पुरानी जो इमारतें हैं उनके निर्माण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वो भूकंप के बावजूद भी जान और माल का नुकसान ना हो पाए और जितना अधिक सुरक्षित उन हम स्ट्रक्चर्स को रख सके। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स में जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि अस्पतालों को लेकर के, उसमें भी मुझे ये बड़े संतोष होता है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि एम्स नई दिल्ली और भुज क्षेत्र के अस्पताल वो देश के पहले ऐसे अस्पताल थे जिनको के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स के आधार पर पुनः रीस्ट्रक्चरिंग के उस योजना में, उस प्लान में लाया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को राष्ट्रपति की ओर से मिले संदेश की जानकारी दी। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति के संदेश सुनाए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा की। Honorable members, I have received the following message dated 12th February 2025 from the Honorable President. I have received the expression of thanks by the members of the Rajya Sabha for the address which I delivered to both houses of parliament assembled together on 31st January 2025. आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज संदेश वह इस हाउस को सही वातावरण में यहाँ पर आप उसको रख सकें, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है। सभापति ने सदन को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में जिन मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है उसकी भी जानकारी दी। I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held, please, on the 11th February 2025 recommended the following ministries for discussion on their working during the second part of the current session. Honorable members, the ministries are Home Affairs, Education, Railways, Health and Family Welfare. It was further decided, honorable members, it was further decided that the fifth ministry, if any to be taken up for discussion, will be finalized in due course. The committee also recommended that lunch hour may be skipped and the House may sit late on the days when the discussion on the working of ministries is taken up to allow more participation for members. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने व्यवस्था दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर यादव को उनके पद से हटाए जाने की मांग का मामला सभापति के अधिकार क्षेत्र का विषय है। ये संसद और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। सभापति ने राज्यसभा के महासचिव को ये सूचना उच्चतम न्यायालय के महापंजीयक तक पहुंचाने का
निर्देश दिया। Honorable members, I am seized of an undated notice for motion received on 13 December 2024, bearing 55 purported signatures of the members of the Rajya Sabha seeking removal from office of Justice Shekhar Yadav of Allahabad High Court under Article 124(4) of the Constitution. The jurisdiction for the stated matter, the jurisdiction for the stated subject matter constitutionally lies in exclusivity with the Chairman Rajya Sabha and in an eventuality with the Parliament and Honorable President. Taking note of public domain information and inputs available, it is expedient that the Secretary General Rajya Sabha shares this for information with the Secretary General Supreme Court of India. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में समावेशी विकास को सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया है। वो राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रही थी। इससे पहले सदन में बजट को लेकर विभिन्न दलों ने अपनी अपनी राय रखी थी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच लाए गए बजट में कोशिश की गई है कि समावेशी विकास को सुरक्षित किया जा सके, साथ ही निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठा सके, साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गरीबों, युवाओं और किसानों और महिलाओं की प्रगति को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। Which are beyond even any projections or predictions. There are no models that you can build and understand how the trends will be, because they are very dynamic, they're changing by the day. So it's very difficult to reasonably plan up for a budget. But despite that, we have tried keeping the assessments as close as possible to what can develop, keeping India's interest topmost. So this immense uncertainty is still playing out, and many Indian imports, which are very critical for our economy to grow, are also going to be left with uncertainty. So we are trying to make sure that the budget somewhat at least foresees all these and is ready for such eventualities. So much contrary to all those principles with which the world has moved in terms of an economic order, is all going through a major change. So the uncertainties can be defined in some terms, but you really can't predict what moves. In this situation, the first advanced estimates from the NSO has said that India's economy will grow by 6.4% in real terms and about 9.7% in nominal terms. So the budget this year, we have kept our goals in such a way that we are able to accelerate growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments, uplift household sentiments, and also to directly or indirectly enhance spending power of the Indian rising middle class. In all this, we have seen that there are 4 groups of people that if you touch and serve, the impact will be across the country: Garib, Youth, Annadata, and Nari. And therefore, every scheme that we have before us has something to bring in terms of benefits for these 4 large groups. The effective capital expenditure is projected at 15.48 lakh crore as against 13.18 lakh crore in the RE of 24-25. So there is just no reduction in capital expenditures. But even more, if we take this together with what is done by the public enterprises, they are independent of the budget, they do their own, but they also account for the capital expenditure. If we were to take that also on board, if we take that public enterprises from their own resources, when they invest money for capital expenditure,
They do it substantially, and so if I were to include that for the year 25-26, the capital outlay, which I would define as effective capital expenditure, is likely to be in the range of 19.80 lakh crores. We've commenced complete financing of the capital outlays of railways and highways from the union budget. So this has lowered the cost of borrowing for railways itself for their projects, and as a result, today we are able to speedily fund their capital investments. We also advanced, and this will be very much in favor for the states, we advanced the devolution date. Every month tax is devolved to the states. For years it's been done on the 20th of the month. We said, why should it go till the middle of the month? Why can't it be paid earlier? So we moved the date from 20th of the month to 10th of the month itself so that states can get it earlier. That was done so that the cash position in the states can be improved. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.